हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आई नो फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा गैप हो गया पर दिवाली और कामों की वजह से हो गया, पर अब हम कंटिन्यू करेंगे और डेली वीडियो आने वाली है, डेली क्लासेस चलने वाली है। तो अब चिंता नहीं करने की बात है, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा संसाधन एवं विकास, इसमें हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? भारत, कृषि एवं सिंचाई। पहले हम क्या कर चुके हैं? संसाधन वाला चैप्टर कर चुके हैं। तो संसाधन के बाद क्या पढ़ रहे हैं? हम सिंचाई पढ़ रहे हैं, जो एक संसाधन का ही हिस्सा आता है। क्योंकि क्या बताया था मैंने संसाधन के बारे में? वो सभी चीज़ें, वो सभी वस्तुएं, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो या स्वयं मानव हो, वो सब संसाधन है जो आपका काम सरल करते हो, जो प्रगति की ओर ले जाते हो, जिससे आपकी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी हो या आप हो, उससे लाभान्वित हो सके, जिससे लाभ प्राप्त हो। तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? संसाधन। और कृषि संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो क्या है? हम उसे क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्यतः कृषि होती है। आप जो मैक्सिमम लोग, मैं खुद या आप, गांव से बिलोंग करते ही होंगे। कुछ ही लोग होंगे जो लोग सिर्फ शहर में रहते होंगे या उनके मैक्सिमम रिलेटिव शहर में रहते होंगे, वरना कोई ना कोई उनके गांव से होगा। नहीं तो मैं जैसे गांव से हूँ, मेरे मम्मी पापा जो हैं वो प्रॉपर गांव से हैं, पर मैं यहाँ रहती हूँ। पर हम हमारे नानी जी के घर जाएँ, नाना जी के घर जाएँ, हम हमारे स्वयं के गाँव जाएँ, तो हम वहाँ देखते हैं ना चीज़ें, उससे सीखने को मिलता है। तो उसी में हम पढ़ रहे हैं आज हमारा भारत में कृषि एवं सिंचाई। कृषि, अगर सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं डाला जाएगा, किस प्रकार पानी डालना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब भी तो किस कृषि का हिस्सा है। तो आज हम इस चैप्टर में वो सब सीखने वाले हैं। ये चैप्टर हो सकता है 3 पार्ट्स में बने इसकी वीडियो, तो बने रहिएगा। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ, पर आप लोग, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबी वीडियो देख पाएंगे। अगर आप देख पाएंगे तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी। ये चैप्टर जो 3 पार्ट में होने वाला है ना, 2 पार्ट में ख़त्म हो जाए। जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसा। और पीडीएफ के लिए किस पे जुड़े रहेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। मुझे पता है मैंने अभी वहाँ काफ़ी सारी पीडीएफ नहीं डाली हैं, पर मैं जल्द ही सारी प्रोवाइड करवा दूंगी आपको पीडीएफ, और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप चैप्टर को लेकर बातें करते हैं, ठीक है? डिस्कशन करते हैं। जो समझ में ना आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक दबा के जाइए, मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। अब चैप्टर पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए, चैप्टर सेकंड, भारत, कृषि एवं सिंचाई। कृषि क्या है? फसल बोने से काटने, अनाज लगने कृषि सब कुछ है। आप ये सोचते होंगे क्या कृषि है? कृषि क्या सिर्फ वही है जो आपने उगाया? वो थोड़ी कृषि है। वो कृषि है, पर वो कृषि का एक हिस्सा है। संपूर्ण कृषि क्या होती है वो हम सीखेंगे, वो सीखने का आज प्रयास करेंगे। फसल बोना, जब हम फसल को, अगर हमें कोई फसल चाहिए, मान लो आलू, तो आलू बोना भी तो पड़ेगा, उसका बीज लगाना पड़ेगा, तभी तो हमें प्राप्त होगा आलू। ऐसा तो है नहीं भगवान जी रात को आएंगे और कहेंगे कल इसमें आलू आ जाए तो आलू आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। कैसे होने वाला है? भगवान जी आएंगे और बोलेंगे भाई सुबह इसमें आलू उग जाए, तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं ना। उसके लिए पहले आपको आलू बोना पड़ेगा। तो बीज बोने से, काटने से, अनाज लाने जाने तक, उसके आस पड़ोस में व्यवसाय करने तक, जिसे हम कृषि कहते हैं। इसमें आपने एक बार अनाज उगा लिया, आपने मान लीजिए चावल उगा लिए, पर उस चावल को अब जितना भी 1 बोरा होगा तो आप यूज़ कर लेंगे, 2 बोरा होगा आपके घर यूज़ हो जाएगा, पर बहुत सारा 10 यूँ 100 यूँ हज़ारों बोरे चावल, आप उसका व्यवसाय तो करेंगे, उससे पैसे ही तो कमाएंगे। तो पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा? उसको आस पड़ोस में, आपके आसपास जो बाज़ार होगा उसमें, या आप शहर जाकर बेचेंगे ना उसको। कुछ लोग बोरे के बोरे बेचते हैं, फिर वो धान बेचते हैं, धान से चावल बनता है। कुछ लोग चावल ही निकलवा के बेचते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं कि धान में से चावल, अच्छा चावल निकल पाए। तो क्या कहते हैं, वो धान बेच देते हैं। कुछ लोग चावल के पैसे ज़्यादा मिलते हैं और धान के पैसे कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो कृषि में सब आता है।
उगाने से लेकर उसका व्यापार करने तक, ये समझ लीजिए। कृषि का अर्थ सिर्फ खेती करना नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया सिर्फ खेती करना नहीं है, यह फसलें, मुर्गी पालन उत्पन्न करना, कृषि के अंतर्गत पशुपालन। कृषि के अंतर्गत सिर्फ क्या, आपको ये लगता होगा सिर्फ अनाज बोना, अनाज उगाना, उसको व्यापार करना। कृषि के अंदर बहुत कुछ आता है, आप समझेंगे ना, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये मानिए। कृषि का अर्थ सिर्फ खेती करना या फसलें उत्पन्न करना नहीं है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन। पशुपालन क्या है, जो गाय, भैंस, बकरी क्या ये सब पाल रहे हैं आप बच्चा, तो ये सब भी क्या आता है, ये भी कृषि के अंदर ही आता है बेटा। आप बैल पालते हैं किस लिए, खेत जोतने के लिए। अब तो चलो ट्रैक्टर हो गए हैं, पर पहले बैलों से ही तो होती थी, तो उनका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा, उनको खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। मुर्गी पालन, मुर्गियों का तो अंडों का व्यापार होता है, क्यों अंडे क्या कहते हैं, अंडे प्राप्त किए जाते हैं मुर्गियों से, और उनको क्या किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। तो ये सब किस में आता है, ये सब कृषि में आता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जिनको सिर्फ एनसीईआरटी सीखनी है और जो एससीईआरटी सीखनी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें एससीईआरटी ज़रूर आती है, तो मैं उसको इस वे में भी पढ़ाना चाहती हूँ कि जिसमें हम एससीईआरटी के सिर्फ वन लाइनर्स करें। तो अगर आप इसके लिए चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं वन लाइनर्स में करवाने की कोशिश करूँगी। चलिए, मुर्गी, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, जो रेशम प्राप्त करी जाती है ना, जिन कीड़ों से प्राप्त की जाती है, तो उनका पालन कैसे करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा, आपको बहुत ब्यूटीफुल भी लगेगा और बहुत दर्द भी होगा। जिन रेशम कीटों से हम पता पानी में डाल देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं गर्मी के कारण, और फिर उनसे रेशम प्राप्त की जाती है, तो आपको ब्यूटीफुल के साथ दुखद भी लगेगा कि हम रेशम प्राप्त करने के लिए या अपने फ़ायदे की चीज़ प्राप्त करने के लिए कैसे जानवरों को परेशान कर रहे हैं। आप कभी गूगल वगैरह पे सर्च करके देखिएगा कि कैसे हम रेशम प्राप्त करते हैं। उनको कीड़ों को ऐसे पानी में डाल देते हैं, उनके चारों तरफ कोकून बन जाता है, रेशम उनके चारों तरफ लपेट जाती है, ऐसे ऐसे देखिए कैसे रेशम जो है उनके चारों तरफ ऐसे 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 लपेटी होती है, वो एकदम बक्सा जैसा, मतलब ऐसे आपने देखी होगी रील होती है ना, वैसे लपेटी होती है, पूरे कवर होते हैं, उसे पानी में डाल दिया जाता है, हीट की वजह से वो मर जाता है, वो रेशम छोड़ देता है, वो रेशम निकाल के काट के यूज़ के लिए प्रयोग करी जाती है, साफ करके। चलिए, झींगा पालन, प्रॉन देखे होंगे। जब आप बीएससी वगैरह करेंगे, अगर जूलॉजी से करेंगे, तो आपको ना प्रॉन दिया जाएगा। अभी तक तो नहीं देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, अगर प्रॉन वगैरह खाते होंगे वो, तो झींगा ना अपेंडिजेस निकालनी होती है आपको बीएससी लेवल पे, पर इसको खाते भी हैं बहुत सारे लोग। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो इसको ऐसा डिश लेते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर इसकी डिश बनाई जाती है, विदेशों में तो खासकर लोग खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बागवानी, फूल वगैरह लगाना, कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं ना, फूल कितने महंगे जाते हैं, शायद आपने देखा हो गुलाब उगाते हैं, गेंदा उगाते हैं, तो वो व्यापार करने के लिए उगाते हैं। फूलों की खेती से आप ना आप हमें खेती को पता है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ कि हमें पता हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसके लिए तो पढ़ते हैं, पर इसके साथ साथ हम अपनी जो खेती है, जो हम किसान हैं, उनको व्यापार से जोड़ सकें। वो ऐसी खेती करें, केसर कितना महंगा जाता है, केसर की खेती होती है। आप फूलों की खेती करो, फूल बहुत महंगा जाता है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप बड़े होंगे, अभी तो आपके माँ बाप खैर आपकी नहीं सुनेंगे, पर जब आप बड़े होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अगर खेती को व्यापार से जोड़ा जाए तो आप कितना अच्छा कमा सकते हैं। तो आपको कोई नौकरी वोकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपके पास खेत है और वो माइंडसेट है कि हमें इसमें क्या करना है जिससे हम व्यापार की तरफ जाएं। जो खेत हैं, जो किसान हैं, उनको कहाँ जोड़ना है, बिजनेसमैन बनाना है। और बिजनेस का मतलब ये सिर्फ नहीं कह रही हूँ मैं कि पैसे के तरीके से, आप उससे दूसरों की मदद भी करें। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन जिन पौधों को लगाता है उन्हें फसल कहते हैं।
कृषि के अंदर ये सब आता है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन। लेकिन फसल में क्या आता है? फसल में क्या आता है? जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की, मान लो उसे आलू की ज़रूरत है, उसे बैंगन की ज़रूरत है, उसे धान की ज़रूरत है, उसे गेहूं की ज़रूरत है, उसे बाजरा की ज़रूरत है, मक्का की ज़रूरत है, तो वो सब वो जो उगा रहा है उन्हें कहेंगे फसल। और कृषि के अंदर जितने भी होते हैं, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन यानी फिश, मछली, मछलियों से भी तो बहुत सारे लोग पॉन्ड में मछलियाँ करते हैं, फिर उसके बाद उनको सेल करते हैं, बेचते हैं। जो लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लोग लेते हैं। बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा होता है। शायद आपने वो मच्छी बाज़ार के बारे में सुना होगा, फिश मार्केट, मूवी वगैरह में देखा होगा, तो उससे याद आया होगा आपको कुछ। पशुपालन के अंतर्गत पशु और पक्षी शामिल होते हैं। पशुपालन के अंतर्गत कौन आते हैं? पशु पक्षी आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना, पशुओं को पाला जाता है, पक्षियों को पाला जाता है, उनको ख्याल रखा जाता है। फिर मैं पर्सनल लेवल पे ना पक्षियों को, मतलब वो तो व्यापार के तौर पर करते हैं, पर मैं एज अ ह्यूमन मैं पक्षियों को थोड़ा पालने से मना करती हूँ, क्योंकि उनको उड़ान नहीं छीननी है। पर इसका मतलब ये नहीं है जो बड़े बड़े पार्क वगैरह हैं वहाँ, वो उनका ख्याल रखते हैं, वो उनको ऐसे पिंजरे में बंद करके सिर्फ नहीं रखते हैं, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं। अगर आपसे आपके पंख छीन लिए जाए तो आप क्या रहेंगे? कुछ भी तो नहीं रहेंगे ना। तो कभी किसी से उनके पंख नहीं छीनने हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो। जो उनकी काबिलियत है, वो काबिलियत नहीं छीननी है। उनकी काबिलियत क्या है? पंछियों की, उड़ना। और हम उनसे वही छीन लेते हैं, अपने घर में, छोटे से घरों में बंद करके रख लेते हैं। तो हमारे घर ही आजकल शहरों में छोटे छोटे होते हैं, ऊपर से उनको और छोटे से पिंजरे में रख देते हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी राय है, हर किसी की राय अलग हो सकती है। पशुपालन के अंतर्गत क्या आते हैं? पशु पक्षी आते हैं। वानिकी क्या होता है? वनों के प्रबंधन, संरक्षण, सृजन और उपयोग करने के विज्ञान और कला को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। जो वन है उनका प्रबंधन भी, अब वन है, वन तो वन है, क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर जो वन बनाए गए हैं, जहाँ बहुत सारे ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जहाँ होते हैं, उनको वन कहते हैं। तो उनका संरक्षण भी तो करना होता है, वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, उनका भी तो ख्याल रखना होता है, उनको भी तो हिस्सेदारी दी जाती है। उसके लिए फिर सरकार ने नियम बनाए वन संरक्षण के लिए। तो उनका सृजन कैसे किया जाए? ऐसा नहीं है कि आप गए वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ कर ले आए, कुछ कुछ भी ले लिया। तो जो थोड़ी स्पेशल होते हैं, जैसे चंदन वगैरह होता है, नहीं लाने दी जाती हैं, ऐसे जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो उनका रख रखाव कैसे करना है, उनका विज्ञान और उनकी कला जो है, उनको संरक्षित रखने के लिए जो करते हैं ना, उसे कहते हैं वानिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में क्या होता है? जो आपके लिए उपयोगी होती है फिश, कुछ मेडिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, कुछ लोग खाते हैं। जो फिशेस महंगी जाती हैं या जो फिश नॉर्मल भी होती हैं, तो उनको क्या, मछलियों को पॉन्ड में वो करा जाता है, ग्रो किया जाता है, उनको पोषण दिया जाता है। उसके बाद फिर उनको जब वो मर जाती हैं या मार दिया जाता है, तो उनके क्या कहते हैं, स्किन भी प्रयोग में लाई जाती हैं, फिन्स भी प्रयोग में लाए जाते हैं, और उनको लोग खाते भी हैं। नॉन वेजिटेरियन तो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोटीन होती हैं। अब खाना, इसमें भी एक सवाल होता है, खाना सही या गलत? हर किसी के लिए सही और गलत के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो वो आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो ऐसे फर्स्ट एक्सपीरियंस में नहीं, सोचिए समझिए, जब तक किसी को गलत मानिए जब तक आप 100% श्योर ना हो कि हाँ ये चीज़ हुई है, ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया? पहले के आप जानते होंगे आदि मानव लोग कैसे रहते थे? जंगलों में रहते थे, मांस वगैरह खाते थे। अगर हम कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन रहे हैं। उस समय उनकी वो ज़रूरत थी, तो वो सही था, क्योंकि उनके पास ऐसे थोड़ी था कि चावल पकाए हुए खाएंगे कि गेहूँ, था भी नहीं ये सब चीज़ें। तो वो या तो फल फूल खाते थे, जो फल वगैरह मिलते थे, या जो जानवर मर जाते थे उनको खाते थे। हाँ, पर वो लोग मरे हुए जानवर, और शिकार भी करते थे, ऐसे नहीं शिकार के लिए वो पत्थर वगैरह वाली आपने एक स्टोरी सुनी होगी। तो वो सही था उस वक्त। तो इसलिए बोला ना, समय पे डिपेंड करता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। पुराने समय में अब तक खेती करने के तरीके में, पुराने समय से और अब तक खेती करने में बहुत अधिक परिवर्तन आए हैं।
पहले बैलों से किया जाता था, अब ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पहले धान को ऐसे कूट कूट के चावल बनाते थे, अब तो मशीनें चल गई हैं। तेल पिरने वाली वो सरसों देखिए, पहले सरसों का तेल निकालना बहुत मुश्किल होता था, गन्ने का रस निकालना, अब तो 2 मिनट में जाओ। पहले भुट्टे ना ऐसे, मेरी भाभी बताती हैं, भुट्टों को निकाल, मैंने तो नहीं देखा है, मेरी भाभी गांव से हैं, तो उन्होंने बताया कि जो भुट्टे हैं ना उनको ऐसे नुकाया जाता था। वो सब भाई बहन बैठते थे और हाथ दुख जाते थे, पर वो नुका रहे हैं वो भुट्टो को मक्का निकालने के लिए। पर अब क्या है, मशीन आती है, मशीन में डालो सारे, जो काम पूरा परिवार मिलके करता था, पूरा पूरा दिन, 2-2 3-3 दिन करते थे, उसके बाद वो काम 1 घंटे 1.5 घंटे का हो गया। ये क्या है, ये कृषि में प्रौद्योगिकी ही तो है, टेक्नोलॉजी ही तो आई है। ये भी तो हमने पढ़ा है टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस का फर्स्ट चैप्टर याद है आपको। तो सब चीज़ें जोड़ते हुए पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। पुराने समय से अब तक खेती करने के तरीके में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। खेती को जानने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों ने चर्चा करें, खेती का क्या तरीका अब और खेती कैसे की जाती है। आपको अगर खेती सीखनी है, समझनी है, किताबों से ज़्यादा होगा, आप आपके आसपास जो बुज़ुर्ग हों जिन्होंने खेती करी हो, उनके पास 1-1.5 घंटा बैठ जाओ, कोई भी किसानी की या किसी भी टॉपिक के बारे में छेड़ दो बातें, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें समझाएंगे जो आपको पता भी नहीं होंगी। बस एक बार शुरू करने की देरी है, आपको सब पता चल जाएगा। मैं आपसे ये सब बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर सिर्फ आपको ये लिखा हुआ पढ़ना है और यही पढ़ाना है, मुझे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी भी और लोगों ने भी डाल रखी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया है, और आप चाहेंगे तो ये PDF में डाल दूँगी। मेरी बातें ज़्यादा सुनिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो मैं PDF में दे ही दूँगी आपको, और आपकी किताबों में ये सब लिखा हुआ है, मैं कहीं अलग से थोड़ी लाई हुई, किताबों में से ही लिखा हुआ है। अगर सिर्फ PDF चाहिए, सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना है, तो आप उसमें से पढ़ लीजिए। अगर आपको जानना है और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि जो चीज़ें और भी हैं वो समझते हुए, तो आप जुड़े रहिए, बाकी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पहले खेत जोतने के लिए बैलों का, अब ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है। पहले किसका, बैलों का, मैंने बोला ना बैल प्रयोग में लाए जाते थे, अब ट्रैक्टर प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे ही होता जाता है, ऐसी प्रौद्योगिकी होती जाती है, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाती है। आविष्कार, ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है, वो सब साइंस ने बनाया है। कहते हैं ना, आवश्यकता की जननी आविष्कार। आविष्कार कब होता है, जब उसकी आवश्यकता महसूस होती है। बल्ब जो बनाया, उसकी किसी को तो ज़रूरत लगी होगी ना, कि रोशनी होनी चाहिए जब रात में लाइट जाती है, या फिर जब अंधेरा होता है तो मशाले लेके कब तक घूमेंगे। लाइट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। रोशनी कैसे आएगी, बल्ब बनाना, किसी को तो ज़रूरत लगी होगी। बैलों से यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, पहिया लगाया गया, किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसे भी जाया जा सकता है, फिर बस ट्रेन, तो आवश्यकता पड़ी, लोगों ने सोचा। निर्वाह कृषि, ये क्वेश्चन आपके आया भी है और ये आपके क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए, निर्वाह कृषि, ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जिससे आपकी दैनिक जीवन की आवश्यकता, मतलब वो कृषि जो आपके निर्वाह या जो जीवन है, जो आपके रोज़मर्रा में काम आने वाला, मतलब चावल उगाना, सिर्फ 1-2 कट्टे उगाना जो आपके लिए उपयोगी हैं, वो फसलें लगा लेना। कुछ लोग आपने टेरेस गार्डन देखा है ना, वो निर्वाह कृषि में आएगा एक तरीके से। वो वैसे बागवानी का हिस्सा होता है, क्योंकि वो आपने छोटा छोटा, पर आप एक छोटे रूप में देख सकते हैं, वहाँ वही तो खेती की जाती है। 4 बैंगन उगाए, कुछ टमाटर 1-1.5 किलो उगाए, थोड़ा पालक उगा ले, निर्वाह के लिए उगा रहे हैं। आप उसका व्यापार नहीं करने वाले हैं, आप उसे जाकर बेचने नहीं वाले हैं। जो खेती बस आपके निर्वाह के लिए, दिनचर्या के लिए, आपकी बेसिक जो नेसेसिटी हैं, आवश्यकताएं, उनको पूरा करने के लिए होती है, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्या है, थॉट। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इनसे कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जो लोग खेती करते हैं उससे कौन कौन सी, पहले तो व्यापार आता है, पैसे मिलेंगे आपको। दूसरी क्या, आपको जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपके खेतों में आलू होते हैं, दूसरे के खेत में मटर होती है, आपको मटर ज़रूरत पड़ी, तो आप उससे बोल सकते हैं ना, भाई थोड़ी सी मटर दे दो, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बराबर में गाजर होती है, वहाँ से गाजर ले लो, कहीं पालक होता वो ले लो, तो आवश्यकताएं भी तो पूरी हो रही हैं, और जो ज़्यादा है उसे बेच दो।
पता कीजिए आपके गांव या कस्बे में कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा की जाती हैं, कौन सी आपके यूज़ के लिए करी जाती हैं और कौन सी व्यापार के लिए की जाती हैं। और जो व्यापार के लिए करते हैं वो व्यापारिक कृषि होती है, जो अपने निर्वाह जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, जो कि हमें किसी और से ना मांगना पड़े। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, ये अपने लिए भी तो उगाता है इंसान और बेचने के लिए भी करते हैं कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं। तो निर्वाह और व्यापारिक कृषि में अंतर याद रखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। व्यापारिक कृषि, जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का उपयोग मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही है उसे कहते हैं व्यापारिक कृषि। इससे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। जो अपने सिर्फ स्थानीय आवश्यकताओं की, मतलब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए हम उगा रहे हैं, उससे हमें पैसे वैसे कमाने से कोई मतलब नहीं, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। जिसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें केसर उगानी है, हमें गुलाब उगाना है, हमको ये चीज़ करनी है, चाहे वो हम मछलियाँ कर रहे हैं, हम अंडे का काम कर रहे हैं, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, पैसे कमाने हैं, उसे बाज़ार में बेचना है, उसे सेल आउट करना है, तो उसे क्या कहेंगे, व्यापारिक कृषि या फसल विशिष्टीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो सब जानते हैं, भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है। 55% लोगों पर किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। कितने परसेंट लोग निर्भर करते हैं कृषि पर, 55% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत की कुल आय का 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न जलवायु व मिट्टी के कारण सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर विभिन्नता, वैसे विभिन्नता हर चीज़ में अच्छी होती है, वो क्लास में हो चाहे समाज में हो, आपको दूसरों के कल्चर अगर सब एक जैसे हैं, जैसे आपकी क्लास में आपका जो दोस्त है उसे भी मैथ्स आती है, आपको भी मैथ्स आती है, आपका दूसरा दोस्त है उसे भी मैथ्स आती है, तो आप एक दूसरे से क्या सीखेंगे, मैथ्स तो आपको ऑलरेडी आती है। अगर एक को साइंस आती है, एक को इंग्लिश आती है, आपको मैथ्स आती है, आप उसे मैथ्स सिखा दीजिए, वो आपको साइंस और इंग्लिश सिखा देंगे, वैरायटी मिल गई। इसी तरह से फसल में भी है। अगर हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार का पानी पाया जाता है, भिन्न प्रकार की जलवायु है। कहीं देखिए आप चले जाइए उत्तर की तरफ, सर्दी, लेह लद्दाख, बर्फ़, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं। आप चले जाइए उधर राजस्थान की तरफ, डिफरेंस आ गया, आप उधर चले गए लेह लद्दाख, पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी फसल नहीं होती है, पर ज़्यादा होती हैं। एक तो होती है लाल मिर्च, एक हो गई गोल्डन कॉर्न, और एक हो गया वो पम्पकिन, देखा है आपने मूवी में जिसमें हैलोवीन में यूज़ किया जाता है, वो बहुत होता है। तो हर जगह एक विशिष्टता है, जो भी भगवान ने दिया है ना, जैसा भी बनाया एनवायरनमेंट, एक विशिष्टता, डिफ्रेंशिएशन जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जब भगवान को अगर विशिष्टता का, विभिन्नता का कोई उपयोग ही नहीं होता, भगवान सबको एक जैसा बना देता, सब जगह एक जैसे नहीं बनाया ना, क्योंकि आप यूनिक हैं अपने आप में भी, वैसे ही जलवायु भी यूनिक होती है। चीज़ों को जोड़ के सीखो, ठीक है बच्चा। चलिए, खाद्यान्न फसलें जो खाने में उपयोग की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसलें। गेहूँ, खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि जो फसलें खाने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें कहते हैं खाद्यान्न फसलें। इसमें और भी हो सकती हैं, सरसों और ये भी उसी में आइए खाद्यान्न में। अब नकदी फसलें कौन सी हैं, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, दालें वगैरह जो आती है, तम्बाकू। पेय व बागायती फसलें, चाय, कहवा, कहवा उधर जम्मू कश्मीर की तरफ बहुत फेमस है, चाय जैसा ही होता है, वैसे मुझे खास पता नहीं है, मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके ही देखा है बस। कहवा क्या होता है, चाय की तरह ही होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ काफ़ी पिया जाता है। जैसे हम इधर चाय बहुत पीते हैं ना, वो कहवा बहुत पीते हैं, वो मेडिसिनल होता है और बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। रबड़, गरम मसाले आदि, गरम मसाले तो कितना हमारी मम्मी लोग डालती है ना सब्जियों में टेस्टी टेस्टी बनाने के लिए, क्रियाकलाप।
ये आपके लिए काम होता है बेटा। ये आपकी किताबें इस तरीके से डिज़ाइन करी गई हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते बोरियत ना महसूस हो, आपको यूनिकनेस आए, बस उनको इंटरेस्टिंग में पढ़ना होता है। आसपास की फसलों की जानकारी की सूची बनाओ। जो आपके आसपास फसल होती है, कुछ नहीं करना है, आसपास 2-4 लोगों से पूछ लेना है कि हमारे आसपास कौन कौन सी फसल ज़्यादा होती है, और बस उनके बारे में लिख लेना है 4-5। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये आपके पाले में गेंद है, कैसे करना है आप देखिए। बस क्या करना है, आपके बुक में ही आंसर दिया गया। आपके जो आसपास बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठिए, बात करिए, उनसे पूछिए, आपको पता चल जाएगी कि आपके आसपास कौन सी फसल ज़्यादा होती है। चलिए कृषि के प्रकार पढ़ लेते हैं। कृषि फसलों के प्रकार। रबी की फसल, समय, रबी की फसल, खरीफ की फसल और ज़राअत की फसलें। इन तीनों में हमारी फसलें क्या होती हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए फसलों के प्रकार, ये हमारी ना ये 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ज़राअत की फसलें। इन तीनों में आपकी ये तीनों फसलें पता है किस पर डिपेंड करती हैं, मौसम के ऊपर। आप इसमें देखेंगे मौसम के हिसाब से जो जो सब्जियां उपयोगी होती हैं, या उस वक्त उन सब्जियों के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए होता, उस हिसाब से सब्जियों को या फसलों को डिवाइड किया गया, उसी के हिसाब से उगाई जाती है। देखिए खरीफ की फसलें, समय क्या है, पढ़ते जाइए, इंटरेस्ट आएगा। जाड़े के प्रारंभ में बोना, जाड़े मतलब आप देखिए अक्टूबर में बो दी गई होंगी, अक्टूबर नवंबर में, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। और जैसे ये मार्च की तरफ जाएंगे ना, मार्च अप्रैल की तरफ, उस वक्त काट ली जाएंगी। उपजे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई। राई से सरसों, राई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए खरीफ की फसलें पढ़ते हैं। खरीफ की फसलें, समय, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। आपने देखा ना क्या समय के हिसाब से बांटा गया है कि सर्दी शुरू होगी तो ये वाली फसलें उगाई जाएंगी, गर्मी आते आते उन्हें काट लिया जाए, गर्मी आएगी तो ज़राअत की फसलें उगा दी जाएंगी, और जब बरसात का मौसम आएगा उन्हें काट लिया जाएगा। फिर बरसात के मौसम में जो फसलें लगाई जाएंगी उन्हें सर्दी के मौसम में काट लिया जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे, खरीफ की फसलें। बस याद रखना है कि ज़राअत की फसलें, खरीफ की फसलें, इस तरीके से बस याद रखना है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ज़राअत की फसलें, इनका समय याद रखिए, उन्हीं के ऊपर कि कौन कौन सी फसलें उस वक्त उगाई जाती हैं। पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको होती है, धान को होती है ना, काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए धान कब, वर्षा में उगाया जाता है। उसी तरह मूंग, जूट, मूंगफली पर ज़्यादा वर्षा होती है तो ख़राब भी हो जाता है, वर्षा के टाइमिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए याद करते हैं। समय, मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। कौन सी उपजें होती हैं, तरबूज। हम तरबूज कब खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं ना। खरबूज, ककड़ी, सब्जियां। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट में अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें आपको हम समझाएंगे कि चावल की फसल और दाल, इन सब के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। और बाकी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टेक केयर।